हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपका जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड डिस्कनेक्शन वाला पेपर चल रहा था उसी का एक और लेक्चर लेके आई हूँ। लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम आज सीखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड। बच्चों यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ही अपना मेन पॉइंट है इस यूनिट में या इस डिस्कनेक्शन में, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोग मोस्ट ऑफ जो डिस्कनेक्शन है कि किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल का जो डिस्कनेक्शन है वो किस तरीके से करना है, एफजीआई किस तरीके से उसके अंदर अप्लाई करनी है ना, वो सब सीखेंगे। ये मेनली जो हम सीखेंगे ये किस कंपाउंड्स के लिए सीखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। यहां मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है तो टोटल 9 ऑर्डर ऑफ इवेंट्स हम सीखेंगे, मतलब 9 रूल्स या 9 स्टेप सीखेंगे कि जिस बेसिस पे हमें डिस्कनेक्शन अप्लाई करना है। क्योंकि आप अगर ये ऑर्डर ऑफ इवेंट्स अच्छे से सीख गए, अच्छे से समझ में आ गए आपको, तो आप मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिस्कनेक्शन इजीली कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब चीजें सीखते हुए जाएंगे। सारा चीज तो यहाँ नहीं आएगा, पर अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें जो डिस्कनेक्शन का जो रूल है वो किस तरीके से अप्लाई करना है हमें वो देखना होगा। तो मैंने आपको बोला ही है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होगा, है ना, मतलब कोई भी जो टारगेट मॉलिक्यूल होगा उसका डिस्कनेक्शन, उसमें एफजीआई वगैरह प्रोसेस जो भी रहेगी प्रोसेस, वो पूरा हम इन ऑर्डर ऑफ इवेंट्स में सीखेंगे। मेन चीज हमें यहाँ पर क्या सीखना है कि अगर जो हम डिस्कनेक्शन करें उसके बाद जब हम रिवर्स रिएक्शन करें यानी कि सिंथेसिस करें तो हमें जो रिएक्शन मिले यानी कि सिंथेसिस करने के बाद जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट बने वो हमारा सेम टारगेट मॉलिक्यूल ही होना चाहिए। तो हमारा ऑर्डर ऑफ इवेंट्स जो हम अप्लाई करेंगे यानी कि डिस्कनेक्शन एनालिसिस जो करेंगे वो हमारी सही कहलाएंगी। तो इसमें ऑर्डर ऑफ इवेंट्स किस तरीके से अप्लाई होना है हमें वो देखना है। तो हम क्या करना है, हमको 9 रूल्स सीखने हैं। मैं आज फर्स्ट रूल से शुरू करते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा करने की। तो फर्स्ट रूल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रूल में तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि आपको किसी की भी एनालिसिस दी हुई है तो उसके अंदर हमें टारगेट मॉलिक्यूल देखना होता है। क्या देखना होता है? टीएम। टीएम मींस टारगेट मॉलिक्यूल देखना है, यानी कि आपको जैसे कोई भी कंपाउंड या टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसको देखा, उसको देखने के बाद उसमें हमें क्या देखना है, लैब में इजीली अवेलेबल। अभी आप लोगों ने लास्ट 3 क्लासेस में इतने सारे है ना टारगेट मॉलिक्यूल करे, पर लास्ट में हमने कहाँ पहुंचा है कि जो हम जिस मॉलिक्यूल से या जिस कंपाउंड से बहुत ज्यादा नोन है ना, उसके ऊपर पहुंचे। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो ऑर्डर ऑफ इवेंट है वो यही कहता है कि हमें क्या करना है, टारगेट मॉलिक्यूल देखना है और उसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको अच्छे से देखना है। फिर हमें उसमें ये फाइंड करना है कि इसमें ऐसा कौन सा कंपाउंड या कौन सा मटेरियल या ऐसा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है जो हमें लैब में या फिर हम ये कहें कि स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इजीली या रेडिली बहुत आसानी से मिल जाएगा, हमें वो देखना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, बेंजीन हुई, आगे बेंजीन के आगे अगर हम बात करें तो टोलुइन की बात करें, थैलिक एसिड की बात करें, तो ये सब क्या है, लैब में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इसी के रिगार्डिंग ऐसे हमें क्या करना है, टारगेट मॉलिक्यूल में कंपाउंड्स ढूंढने हैं कि जो हमें लैब में इजीली मिल रहे हो, या लैब की अगर मैं बात ना करूं तो हमें रेडिली वो कंपाउंड्स सब्स्टिट्यूएंट्स इजीली मिल रहे हो। तो मैं वही देखो, फर्स्ट अपना मॉलिक्यूल यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन ए टारगेट मॉलिक्यूल। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना है, कॉम्बिनेशन को देखना है किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स जो उसमें प्रेजेंट है टारगेट मॉलिक्यूल में, एंड इन ए रेडिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल, और हमें जल्दी से या इजीली मिलने वाले हों एज ए स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर लिस्ट दे रखी है आपको नीचे ही कि स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे आपको रेडिली कौन से कंपाउंड से जो मिल सकते हैं। तो हमें सिर्फ जो डिस्कनेक्शन करना है वो लास्ट में वहां तक लाके रोकना है। फॉर एन एग्जाम्पल सैलिसिलैल्डिहाइड है, सैलिसिलिक एसिड है, थैलिक एसिड हो गया, थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, है ना, क्रिसॉल हो गया, ये सब क्या है आपको लैब में इजीली अवेलेबल है। बाइफिनाइल है आपके पास, कैटेकॉल है, टोलुइन है ना। आगे इसी तरीके से मैंने आपको ये कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, तो ये आपको लैब में
इजीली अवेलेबल एज एन स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे मिलेंगे। हमें फर्स्ट रूल समझ में आ गया। सेकंड रूल जो हमारा कहता है वो क्या कहता है कि बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर एनालिसिस दे रखी है, एनालिसिस नंबर 9 है, मतलब अभी तक हम लोग टोटल 8 एनालिसिस कर चुके हैं बच्चों। प्रैक्टिस करते रहना, मैं फिर कह रही हूँ आपको, इसमें इस पेपर में मेन है प्रैक्टिस। एनालिसिस नंबर 9 है, ये हमारे को सेकंड ऑर्डर ऑफ इवेंट बताता है। सेकंड ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या कहता है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो रेडिली अवेलेबल एज ए स्टार्टिंग मटेरियल नहीं होंगे, पर हमें कई बार अपनी सूझबूझ जो है, हमारी समझदारी उसमें यही रहेगी कुछ मॉलिक्यूल्स में है कि हम उसका डिस्कनेक्शन फर्दर ना करें। क्यों नहीं करें? ताकि जो उसका जब हम सिंथेसिस करें तो हमें वो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल बनाने जो हमने ले लिया। फॉर एन एग्जांपल, इसको पहले हम इसके बेसिस पे समझते हैं। यहाँ पर मैं बॉन्ड डिस्कनेक्ट करूंगी कार्बन नाइट्रोजन का। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मैम कार्बन नाइट्रोजन का क्यों करा और कोई क्यों नहीं कर सकते हैं, तो वो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। वो हमारा ये जो टॉपिक खत्म होगा उसके बाद सीखेंगे 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में। कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, यहाँ क्या बचेगा अपने पास? अब मैं सिंथोन नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट उनके इक्विवेलेंट्स के ऊपर ही बात करूंगी, जहां नीड होगी वहीं हम सिंथोन बनाएंगे। और क्या बनेगा? HNO2 का इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? HNO3। अब बच्चों देखो, आपको ये लैब में नाइट्रिक एसिड लैब में मिल रहा है। बाइफिनाइल की मैं बात करूं तो बाइफिनाइल भले ही रेडिली अवेलेबल नहीं है, पर ये हमारे लिए गुड स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम इसका डिस्कनेक्शन यही रोक दें। क्यों रोक दें? क्योंकि अगर मैं इसकी रिवर्स रिएक्शन कराऊं तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि 2 बेंजीन रिंग को जोड़ना, यानी कि बाइफिनाइल कंपाउंड बनाना, वो हमारे लिए एक लॉन्ग प्रोसेस और हार्ड प्रोसेस रहेगी। इसीलिए हमारा सेकंड ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या कहता है कि हमारी गुड स्ट्रेटेजी क्या है कि जहां अगर हमें उसकी रिवर्स रिएक्शन कराना डिफिकल्ट हो रहा हो, हार्ड हो रहा हो, तो हम डिस्कनेक्शन को फर्दर आगे प्रोसीड ना करें, हम उस कंपाउंड को एज एन स्टार्टिंग मटेरियल मान के चले। फॉर एन एग्जांपल बाइफिनाइल। इसकी रिवर्स रिएक्शन में बात करूं तो बच्चों देखो क्या होगा। सिंथेसिस की मैं बात करूं, बाइफिनाइल आपको दे रखी है, नाइट्रेशन करा दें, कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल ये था ना बच्चों, यही हमें मिलेगा। NO2, ठीक है। अब इसकी थ्योरी देखो कि क्या है। इफ इन अ टारगेट मॉलिक्यूल देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट विच इज डिफिकल्ट टू ऐड, मैंने वही कहा था कि टारगेट मॉलिक्यूल में कोई अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो डिफिकल्ट है अपने को ऐड करना, मुश्किल पड़ रहा है हमको ऐड करना, देन इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी। तो ये हमारी एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी या मेथड रहेगा कि हम नॉट टू डिस्कनेक्ट दीज एट ऑल, हम उसको क्या करें? डिस्कनेक्ट नहीं करें, बट टू यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल कंटेनिंग दैट सब्सटेंस। क्लियर है? ये आपका बच्चों क्या था? सेकेंड ऑर्डर ऑफ इवेंट। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ इवेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑर्डर ऑफ इवेंट हमारा कुछ इस कंपाउंड्स के रिगार्डिंग ही रिलेटेड रहेगा। यहाँ पे बच्चों देखो हमें क्या करना है, हमारा अब हमें दोनों ऑर्डर ऑफ इवेंट्स की बात करूंगी। सबसे पहले क्या करना है, हमें टारगेट मॉलिक्यूल को देखना है। हमारा टारगेट मॉलिक्यूल कौन है? ये गिवन है। इस टारगेट मॉलिक्यूल में हमें क्या देखना है कि हमें एज जो सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें लगे हुए हैं वो लैब में इजीली अवेलेबल कौन से होंगे। तो भाई ये पूरा टारगेट मॉलिक्यूल तो ऑब्वियसली बात है लैब में हमें नहीं मिलने वाला। अगर इस टारगेट मॉलिक्यूल में मैं ये नीचे का सब्स्टिट्यूएंट छुपा दूं तो ऊपर का जो कीटोन ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है, क्या हमें लैब में मिल रहा है? नहीं मिल रहा लैब में। इसी तरीके से ऊपर का सब्स्टिट्यूएंट छुपा दूं तो हमें नीचे का पूरा बेंजीन रिंग विद एल्काइल जो इसमें ग्रुप लगा हुआ है, क्या वो लैब में मिल रहा है? वो भी नहीं मिल रहा। तो हमें लैब में इजीली अवेलेबल क्या मिल रहा है? हमारा ऑर्डर ऑफ इवेंट तो यही कह रहा है कि सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल में ये देखो कि लैब में कौन मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग है जो लैब में बहुत इजीली अवेलेबल मिल रही है। क्लियर हो गया? तो हमने ये समझ में आ गया कि हमें जो टारगेट मॉलिक्यूल मिला है उसमें से रेडिली अवेलेबल क्या है। रेडिली अवेलेबल क्या है? बेंजीन है। यानी कि हमें इसमें से क्या क्या हटाना है? इस कार्बोनिल कंपाउंड को हटाना है और इस एल्काइल ग्रुप को हटाना है। बेंजीन रिंग लास्ट में लानी है।
सेकंड ऑर्डर ऑफ क्या कहता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें बाद में जोड़ना मुश्किल हो रहा है। भाई वो चीज तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दोनों कैसे प्रोडक्ट है, पैरा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखो बच्चों 2 एरो लगा रखे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो ट्रिक है ही अपनी। ये हमारा ऑर्डर नंबर ऑफ इवेंट तो 3rd है, पर एनालिसिस कौन सी चल रही है बच्चों, 10th नंबर की चल रही है। अब 10th नंबर का जो अपना एनालिसिस चलेगा तो मैं यहाँ पर बात कर सकती हूँ कि तो देखो बॉन्ड डिस्कनेक्ट मैं करूंगी। एक तो मैं यहाँ पर 2 पाथ लेती हूँ, पाथ ए और पाथ बी। अब पाथ ए और पाथ बी क्यों लिया कि एक बार मैं ऊपर का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करूं और एक बार नीचे का बॉन्ड पहले डिस्कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगा ना, तभी तो हम देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए सिंथेसिस मेन इंपॉर्टेंट है। जब मैं पाथ ए लेती हूं तो मान लीजिए मैंने ये ऊपर का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करा ऊपर का बॉन्ड डिस्कनेक्ट, इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, मैंने क्या करा, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्ट करा है, इसके इक्विवेलेंट क्या बनेंगे, बेंजीन रिंग पे ये एल्काइल ग्रुप लगा है, और ये क्या बना है, इसकी मैं बात करूं तो यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस C डबल बॉन्ड O, ये हमारा CH3 तो था यहां पर, यहां के ऊपर आए पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रल कर देगा, कोई भी लिविंग ग्रुप कर देगा। मान लीजिए मैंने क्लोरीन ले लिया, है ना। इसी तरीके से मैंने पाथ बी में क्या करा, ये वाला मैंने पाथ ए के बेसिस पे करा था, है ना। पाथ बी में मैंने क्या करा, ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करा पहले, बी वाला, फिर से मेंशन करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन, क्या बनेगा यहां पर अपने पास, ये रह गया। और इसका क्या बनेगा, भाई बॉन्ड यहां से टूटा ना, इस पर अपना चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो कोई भी लिविंग ग्रुप आ जाएगा, Cl माइनस आ गया। अब बच्चों देखो, ना तो ये लैब में इजीली अवेलेबल है पूरा कंपाउंड, ना ही ये लैब में इजीली अवेलेबल है, तो हमारा फर्दर डिस्कनेक्शन चलेगा। इस कंपाउंड का जो फर्दर डिस्कनेक्शन होगा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूं, तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बनेगी, बेंजीन रिंग बनी, और प्लस अगेन मेरे पास फिर से वही आ गया, क्लोरीन। और मेरा अगर यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब सेकंड टाइम पे इसको बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक, ये और ये यहां पर क्या बना, क्लोरीन, है ना। अब क्लियर है आपको। अब बच्चों देखो, यहां पर बात आती है कि नहीं मैम, दोनों में बेंजीन रिंग मिली है, दोनों में हमको ये एल्काइल ग्रुप मिल रहे हैं, और दोनों में ही अगर एल्काइल ग्रुप दोनों में मिल रहे हैं तो दोनों में ही कार्बोनिल वाला कंपाउंड भी मिल रहा है। तो मैम यहाँ पर हम डिस्कनेक्शन पाथ ए पाथ बी क्यों करें, हम तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर एक यही चीज खासियत है, क्या है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी तक जब डिस्कनेक्शन की मैंने बात करी तो मैंने क्या बोला कि हमें बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हुए जब हम चलेंगे तो जो सबसे लास्ट में तोड़ा है, जब हम सिंथेसिस करेंगे सबसे पहले उसी को जोड़ेंगे, ऑब्वियस है। यानी कि अगर मैं इस पाथ की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो, ये बेंजीन रिंग की रिएक्शन जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कराऊंगी तो क्या होगा, ये कंपाउंड यहां पर जो के जुड़ जाएगा और हमें ये मिल जाएगा। अब इसकी रिएक्शन मैं इससे कराऊंगी तब मेरे को टारगेट मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। मीन समझो है क्या कि बॉन्ड का अगर डिस्कनेक्शन जो भी हो रहा है, लास्ट में जो डिस्कनेक्शन हो रहा है सिंथेसिस के बाद, सबसे पहले वही रिएक्शन करेंगे, बाद में हमारी फर्स्ट टाइम पे जो डिस्कनेक्शन हुआ था उसका सिंथेसिस होगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी प्रोसेस हमारी रहेगी। अब बच्चों बात आती है कि मैम फिर दिक्कत क्या हुआ, तो मैं यहां पर सिंथेसिस देखो दोनों बताती हूं, जिसमें हमने ए नंबर पे सिंथेसिस करी थी, है ना। ए नंबर पे सिंथेसिस हमने क्या करा था, हमारे पास बेंजीन रिंग थी और हमारे को क्या मिला, क्लोरीन, फ्रीडल क्राफ्ट AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा देते हैं, हमारे पास क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप जाके जुड़ गया, पूरा का पूरा क्लोरीन निकल जाएगा। फिर वापस से क्या करें, ये कंपाउंड गिवन है, एसाइलेशन करा लेते हैं, AlCl3, और आपको क्या मिल जाएगा, अरे वाह, हमारी पाथ ए तो सही हुई है। क्यों, अब बच्चों सुनो, पाथ ए सही हुई है, क्यों हुई है उसको कैसे पता चलेगा, वो पाथ बी से समझेंगे। जिन लोगों ने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का पोर्शन अच्छे से पढ़ रखा है, वो इस चीज को समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारी पाथ ए सही क्यों हुई है। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बता रही हूँ, पाथ बी को भी सॉल्व करते हैं। पाथ बी में क्या हुआ है, पहले एसाइलेशन होगा, है ना,
पहले क्या होगा, असाइलेशन होगा। अब मेरे को एल्काइलेशन कराना है यहाँ पर, है ना बच्चों। अब मेरी बात सुनो, इसको यहाँ पर क्या कंडीशनिंग दिक्कत क्या रहेगी बच्चों। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर आप इसके अंदर रेजोनेंस कराओगे तो वहां पर हमारा अटैक कहां पर होगा, ओनली ऑन मेटा पोजीशन पे। यानी कि ये जो मेरा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा वो कौन सी पोजीशन पे जाके होगा बच्चों, मेटा पोजीशन पे जाके होगा। मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर बच्चों, मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। पर चाहिए क्या था मुझे, पैरा प्रोडक्ट चाहिए था। पैरा प्रोडक्ट क्या होगा भाई, देखो जब पाथ ए मैंने लिया, एल्काइलेशन करा लिया, हमें ये मिल गया। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगे। एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिला हम लोगों को बच्चों, वो कैसा मिला, पैरा मिला। तो हमारे पास कौन सी प्रोसेस सही हुई, पाथ ए सही हुई। क्यों, क्योंकि पाथ ए में हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए था, पैरा प्रोडक्ट चाहिए था, और वो हमें पैरा प्रोडक्ट ही दे रहा है क्योंकि टारगेट मॉलिक्यूल हमारा कैसा है बच्चों, पैरा है, पैरा डायरेक्टिंग है। जबकि पाथ बी में, अगर मैं पाथ बी में बात करूं, अगर मैंने बॉन्ड ब्रेकेज पहले कार्बन 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 यानी कि एल्काइल वाला बॉन्ड ब्रेक करवा दिया, तो क्या होगा कि एल्काइल ग्रुप निकल गया, कार्बोनिल वाला ग्रुप बचा। फर्दर जब मैं इसका डिस्कनेक्शन कराऊंगी तो कार्बोनिल वाला ग्रुप निकल जाएगा और बेंजीन रिंग रह जाएगी। यानी कि इस प्रोसेस में पहले क्या होगा, पहले एसाइलेशन होगा। अब एसाइलेशन होने की वजह से यहाँ पर इस बेंजीन रिंग पे कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा, और इस कार्बोनिल ग्रुप के मिलने की वजह से जो आपकी रिंग हो गई वो कैसी हो जाएगी बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगी। और प्रोडक्ट कहाँ जाके बनेगा, मेटा पोजिशन पे बनेगा। और क्या हमको मेटा पोजिशन पे प्रोडक्ट चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा जो डिस्कनेक्शन है वो पाथ बी वाला कैसा हो गया बच्चों, गलत हो गया। हमारा कौन सा डिस्कनेक्शन सही है, पाथ ए वाला। तो थर्ड जो रिलेशन है आपका, थर्ड जो ऑर्डर ऑफ इवेंट है, वो यही कहता है कि जो गिवन ग्रुप्स हैं उनका पहले रिलेशन देखो आपस में कि कैसा रिलेशन है, और फिर बाद में आगे जाकर डिस्कनेक्शन करो। हमारा इतना सारा लंबा काम ये जो हम लोगों ने करा है कि 2 बार डिस्कनेक्शन करा, 2 बार सिंथेसिस करी, ये पूरी एक लंबी प्रोसेस रुक सकती थी कि अगर हम यहाँ पर ही यही देख लेते कि इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है, पैरा रिलेशन है। कि अगर हम, ये हमारा डोनेटिंग ग्रुप है तो ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट दे सकता है, पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये हमें मेटा प्रोडक्ट ही देगा। तो हम इसका बॉन्ड का पहले, अगर डिस्कनेक्शन की मैं बात करूं तो इस बॉन्ड को हम पहले तोड़ते, ना कि बाद में तोड़ते। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ नंबर, जो ऑर्डर ऑफ इवेंट है वो थर्ड हमें यही कहता है। देखिए एक बार कि एग्जामिन द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है कंपाउंड्स का वो पहले पहचानिए इन बिटवीन द ग्रुप्स, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उसमें। देन डिस्कनेक्ट द ग्रुप, तब डिस्कनेक्ट करिए किस फॉर्मेट में, इन सच अ वे दैट रिवर्स रिएक्शन वुड गिव द राइट ओरिएंटेशन। वही चीज है, अगर आप पाथ बी की थ्रू अगर डिस्कनेक्शन करते, एल्काइल ग्रुप को पहले निकाल देते और एसाइल कार्बोनिल ग्रुप को बाद में निकालते, तो हमें क्या राइट टारगेट मॉलिक्यूल मिलता, क्या नहीं मिलता। तो हमारा ऑर्डर ऑफ इवेंट यही कहता है कि हमें क्या देखना है, इनके बीच में कंपाउंड्स जो गिवन है उनके बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला ऑर्डर ऑफ इवेंट भी समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डर नंबर ऑफ इवेंट नंबर ऑफ 4। ये एनालिसिस अपनी कौन सी है बच्चों, एनालिसिस नंबर 11 रहेगी ये अपनी। देखो एनालिसिस 11 रही और ऑर्डर नंबर ऑफ इवेंट 4 रहा। ऑर्डर नंबर ऑफ इवेंट ऑफ 4, अब इसमें मेरी बात समझो कि इसमें आपको कौन सी ऐसी चीजें जो लैब में मिल रही है। तो देखो टोलुइन भी मिल रही है, एक क्रिसॉल भी मिलता है। अगर मेरा किसी भी तरीके से FGI अप्लाई हो जाए और ये OH में कन्वर्ट हो जाए तो क्रिसॉल भी मिलता है। तो दोनों ही चीज में मैं कहीं पर भी लाके कंपाउंड को रोक सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर ऑफ इवेंट फर्स्ट तो मेरे को समझ में आ गया। सेकंड ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या कहता है, कौन सी चीज तोड़ना मुश्किल है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी ऐसी कोई भी चीज नहीं है टर्शरी ब्यूटाइल को निकालना, ये नाइट्रेशन प्रोसेस हो सकती है। यहाँ पर FGI कर सकते हैं, OH कर सकते हैं, और टोलिन हमें लैब में मिल ही रही है। तो ओवरऑल हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रेडिली अवेलेबल नहीं है या हमें बाद में जोड़ने में दिक्कत आ रही हो। पर बात आती है कि यहाँ पे बच्चों 2-3 चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ पर तो रिलेशन हम देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कोई तो किसी के रेस्पेक्ट में ऑर्थो है, कोई मेटा है, कोई पैरा है। तो किस तरीके से हम रिलेशन देखें। जब अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो आपकी ये गुड स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसके अंदर, कि जो
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उनको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करो। क्या देखना है? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सबसे पहले डिस्कनेक्ट करो। कब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को पहले और डिस्कनेक्ट करना है? जब एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा हमारे पास ग्रुप लगे हुए हों और सबकी कंडीशंस, किसी की ऑर्थो में रह रही हो, किसी के मेटा, किसी के पैरा, तो अगर एक से दो से ज्यादा अपने पास कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं तो गुड स्ट्रेटेजी क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उनको सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर दो। क्यों डिस्कनेक्ट करना है अगर बात करते हैं? क्योंकि ये हमारे डीएक्टिवेशन का काम करते हैं, इसीलिए इनको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना है। अब बात आती है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं बच्चों? NO2 है ना, तो इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन। क्लियर? बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन हमने इन बॉन्ड्स को डिस्कनेक्ट कर दिया, OMe और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो गया, HNO3 बन जाएंगे उनके इक्विवेलेंट्स। अब फर्दर क्या है बच्चों? देखो CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, OMe प्लस R देता ही है, टर्शरी ब्यूटाइल है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ही है। तो बात अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ पर रोक सकते हैं? ये CH3 है, अगर मैं इसके ऊपर FGI लगा दूं, OH कर दूं इसके ऊपर, इसको कन्वर्ट FGI अप्लाई करने से, तो ये क्रिसॉल में चेंज हो जाएगा। क्रिसॉल भी कौन सा? मेटा क्रिसॉल। तो मुझे CH3 भी रखना है, OMe भी रखना है, मुझे डिस्कनेक्ट किसको करना है? इस टर्शरी ब्यूटाइल को। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की प्रोसेस से इस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को मैं निकाल दूं। कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, क्या क्या बनेगा? ये CH3, ये OMe और यहां पर क्या आ गया अपने पास? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब बात आती है इसके ऊपर मैं FGI अप्लाई कर सकती हूँ, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करा दूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CH3 OH। ठीक है, और इसका क्या बन सकता है? MECl। क्लियर है बच्चों? अब इसका मैं क्या करूं? सिंथेसिस ले लेते हैं बच्चों अपन, है ना? क्या ले ले अपन लोग? इसकी सिंथेसिस ले लेते हैं। सिंथेसिस कैसे होगा? क्रिसॉल ले लेते हैं हम। सबसे पहले लास्ट में हमारे पास क्या बना है? क्रिसॉल बन के आया ना बच्चों, तो सबसे पहले हम क्रिसॉल लेते हैं। CH3 है ये अपना और यहाँ OH आ गया। बेस की प्रेजेंस में अगर मैं इसकी रिएक्शन करा लूं बच्चों, एल्काइल क्लोराइड हमारे को था ही, हमारे पास एल्काइल क्लोराइड था ना, तो बेस की प्रेजेंस में अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करा लूं CH3Cl, तो बेस की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या होगा? H+ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, एसिडिक H है, वो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाकर अटैक करेगा? CH3 के ऊपर, और क्लोरीन को यहां से बाहर निकाल देगा। CH3OCH3। देखो ये आपका क्या था बच्चों? टारगेट मॉलिक्यूल था। नंबर 1 पे ये बना, नंबर 2 पे ये बना है, ये 3, ये 4 और ये 5। आपने क्या करा? 4th की रिएक्शन करा दी 5 के साथ, तो क्या मिल रहा है? बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो आपको देखो बच्चों 2nd नंबर का कंपाउंड मिल जाएगा। क्लियर है? अब इस 2nd नंबर की रिएक्शन हमें यहां पर क्या करा था हम लोगों ने? 3rd नंबर पे ये निकाला था ना साथ में, तो मैं क्या कर दूं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दूं, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी, तो मेरे को ये CH3 मिल गया, ये OCH3 और ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जाके जुड़ गया। अब क्या होगा भाई? नाइट्रेशन कराना है, 2 इक्विवेलेंट नाइट्रेशन ले लो, 2 इक्विवेलेंट HNO3 के साथ रिएक्शन करा दो, H2SO4 की प्रेजेंस में करा दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्वियसली टारगेट मॉलिक्यूल हमको मिल जाएगा। क्लियर है बात समझ में? हमने क्या सीखा है ऑर्डर नंबर ऑफ इवेंट में 4 में कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं रिंग के साथ, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखना है और उन्हीं को वहां से निकालना है। एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रेट्रोसिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, डिस्कनेक्ट फर्स्ट दैट इज एडेड लास्ट। ये तो अभी तो मैंने बात ही समझ दी थी कि रेट्रोसिंथेसिस के वक्त हमारे को क्या करना है, ये तो हम लोगों ने पहले बात समझ ही ली थी कि रेट्रो के वक्त हमको क्या करना है, जो सबसे
पहले जोड़ना है उसको सबसे लास्ट में डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट, हमें सबसे पहले किसको डिस्कनेक्ट करना है? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट है उसको डिस्कनेक्ट करना है। क्यों करना है? बिकॉज दिस सब्सटीट्यूएंट्स विल बी डीएक्टिवेटिंग। क्या कर देंगे? ये डीएक्टिवेट कर देंगे मॉलिक्यूल को, सो इट मे बी डिफिकल्ट टू एनीथिंग एल्स वंस इट इज इन। भाई बच्चों समझो, इसको बात को समझो। अगर ये नाइट्रो ग्रुप मैं पहले नहीं निकालती, सबसे लास्ट में निकालती, तो इनका मेटल डायरेक्टिंग इफेक्ट लगता कि नहीं लगता? और मेटल डायरेक्टिंग इफेक्ट लगता तो ये मेरा एल्काइल ग्रुप इसके पैरा पे ना आकर इसके मेटा पोजीशन पे आने की कोशिश करता। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को सबसे पहले निकाल रहे हैं जब 2 से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या कहता है कि मॉलिक्यूल को ढूंढो, उसमें पहचानो कि कौन सा हमें कंपाउंड रेडिली अवेलेबल है। सेकंड ऑर्डर ऑफ इवेंट हमें क्या कहता है? सेकंड ऑर्डर ऑफ इवेंट हमको क्या कह रहा है कि अगर कोई कंपाउंड जोड़ने में दिक्कत है तो वो उसको डिस्कनेक्शन को वहीं का वहीं रोको। थर्ड ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या कह रहा है कि अगर किसी भी कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं तो उनका रिलेशन देखो, उनके रिलेशन के बेसिस पे ही डिस्कनेक्शन करो। और फोर्थ ऑर्डर क्या कहता है कि 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास गिवन है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डिस्कनेक्ट करो, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज इन सबकी एनालिसिस रेट्रो प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब डायरेक्टली एग्जाम्स में आ जाती है, इनकी प्रैक्टिस होगी आप लोग तभी कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, इसका प्लीज रिवाइज करिएगा। आई होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।